हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मैम एतिका श्रीवास्तव आप सभी के सामने फिर से हाजिर हैं। सभी को मेरा नमस्कार, दुआ, सलाम सभी हमारा कबूल करें। और इसी के साथ में अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या चल रही थी? शेड्यूल चल रही थी। क्लास क्या चल रही थी हम लोग की क्लास? अनुसूची। तो कल हम लोगों ने कितनी अनुसूचियों के बारे में डिस्कस कर लिया था? 3 अनुसूचियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, यानी थ्री शेड्यूल्स हम लोग के क्या हो गए थे? कंप्लीट हो गए थे। ठीक है। उसके बाद में मैंने 4th शेड्यूल के बारे में आपको ओवरव्यू दिया था। एक्चुअली वो ओवरव्यू था ही नहीं, वो एक तरीके का एक्सप्लेनेशन था जिसको आप लोग आज डीपली समझ लेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, थोड़ी सी ही बात है। उसको मैं आपको समझा दूंगी और मैंने कहा था कल मैं आपको लिखवा भी दूंगी। तो उसी के साथ में आज मैं आप लोग के सामने हूँ, 4th शेड्यूल के साथ में। तो देखिए, पढ़ लेते हैं पहले इसको, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने। 4th शेड्यूल क्या कह रहा है? चौथी अनुसूची हमारी क्या कह रही है? इट कंटेन्स द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। क्या कह रहा है ये? कि हाँ, इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, इसमें सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा। इस अनुसूची में ये प्रावधान है कि हमारे राज्य की सीटों और यूनियन टेरिटरीज की सीटों में कैसे कैसे दोनों को बांटा जाएगा, तो इसका प्रावधान इसमें किया गया है। तो हमारे राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हमारे राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 250 हैं। कितनी है? 250 है। कितनी है? 250 सीट्स है। आप लोगों को दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा होगा आई थिंक। तो हम लोग की कितनी सीट्स है? 250 सीट्स हैं। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें से 238 हमारी क्या कर दी गई है? यूनियन टेरिटरीज को दे दी गई है, जिसमें केंद्र का शासन होता है। जिसपे कौन शासित करता है? केंद्र करती है। ठीक है। यूनियन टेरिटरी पे किसका शासन होता है? यूनियन टेरिटरीज जितनी है उस पर किसका शासन है? केंद्र का शासन है। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन किसी ने रिप्लाई दिया ही नहीं मुझे। ठीक है। उसके बाद में स्टेट्स। तो 238 में यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स में कैसे इन सीटों को बांटा जाएगा, इसका प्रावधान इसमें है। तो 238 तो इसमें बटेंगी और बाकी 12 नामित होती हैं। क्या होती हैं? 12 नामित होती हैं, यानी नॉमिनेट होती हैं। मैंने आपसे क्या कहा? 250 राज्यसभा की सीटें होती हैं, जिसमें से 238 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स में बांटी जाती हैं और बाकी 12 नामित होती हैं, यानी कि नॉमिनेट होती है। इसको मैं जब पढ़ाऊंगी आगे, जब 4th शेड्यूल को मैं आर्टिकल्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगी, जब आपको पढ़ाऊंगी, तब मैं ये बताऊंगी कि कैसे आवंटन होता है और ये नॉमिनेट का क्या मतलब है। नॉमिनेट मतलब नामित क्या, नामित क्या, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। कैसे नामित होती है, क्या होती है, क्या रिजर्व है, क्या नहीं रिजर्व है, ये तो ये सारी बातें मैं आपको उसके अंदर समझाऊंगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और मुझे आप लोगों से करनी थी। देखो भाई, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि YouTube के प्लेटफॉर्म में अगर आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, देखना मतलब व्यू, आप आए हो मेरे वीडियो पे विजिट कर रहे हो, जैसा कि मैं नोटिस कर रही हूँ, लोग व्यू तो कर रहे हैं, लोग देख तो रहे हैं, बट उस पर लाइक नहीं कर रहे हैं। भाई देखो, अगर कोई कमी है या कुछ भी है तो उसको सुधारूंगी तो मैं ही। बट ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना कि मैम की एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट भी ना करें। तो लाइक तो करिए एटलीस्ट, ताकि मुझे भी लगे कि इतने लोग व्यू कर रहे हैं तो उसको लाइक तो करो। एक लाइक से ना तो मैं बहुत ऊपर चली जाऊंगी, ना तो मैं बहुत नीचे आ जाऊंगी। बस एक थोड़ा सा ना क्या होता है कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित करोगे। हाँ, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगी मैं कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें लेके आऊं, कुछ अच्छा करूं। और मुझे भी थोड़ा सा मिलता रहेगा ना क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं है बेटा मेरे लिए। यहाँ पे मैं जो भी कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं है। तो उस जब मैं कॉस्ट पे आऊं या ना आऊं वो आपका मैटर नहीं है। लेकिन आप अपनी मैम को 2-3 लाइक से कम ये तो कर ही सकते हो ना मोटिवेट। तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करो, सिर्फ देख के चले मत जाओ। आई थॉट, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग लाइक करना नहीं चाहते। आप, मुझे पता है मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं वीडियो को देखती हूँ और देखने के बाद उससे हट जाती हूँ। आपने व्यू किया मतलब आपने उस वीडियो को लॉन्ग टाइम देखा, तभी तो यूट्यूब ने उसको व्यू पे डाला, नहीं तो डालता ही नहीं वो। तो आपने लंबे समय तक उसको देखा तभी वो व्यू पे गया। तो आप उसमें क्या करोगे? प्लीज लाइक करो, उसको लाइक करो ताकि मैं मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, इससे मॉरल डाउन होता है टीचर्स का। आप जब तक मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक
नहीं दबाओगे, शेयर नहीं करोगे मेरे वीडियो को, अगर एक बच्चा अपने ग्रुप में शेयर कर भी रहा है ना, तो मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, और साथ साथ मेरा मॉरल भी डाउन नहीं होगा। तो प्लीज करिए। मुझे यहाँ पर हो गया है 2 हफ्ता आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, तो इतना तो मैं आप लोगों से आई थॉट एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक तो करो, शेयर तो करो, एटलीस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करो। ये हमारी छोटी सी टीम है जिसने अपने आप को शुरू किया आप लोगों के लिए। किसके लिए? यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए खड़े हैं, कोई भी पेमेंट नहीं ले रहा, सिर्फ यहाँ पर आते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए, बेस्ट एफर्ट्स अपने देते हैं। तो प्लीज एक लाइक तो करो, एक शेयर तो करो, हम लोग की भी जिंदगी बने और साथ साथ आपकी भी। थैंक यू इतनी सी बात मुझे बोलने के लिए और आपके सुनने के लिए। मैंने इतनी बात आपको एक्सप्लेन कर दी। राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे होगा? 250 सीटें होती हैं राज्यसभा में, 238 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स में बांटी जाएंगी और 12 नामित होंगी। इतनी इस टॉपिक पे इतनी बात समझ में आ गई, इसको आप अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट जाऊंगी। अब हम लोग बात करते हैं 5th शेड्यूल के अपने अपनी 12 अनुसूचियों में से हम लोग बात करते हैं 5th शेड्यूल में। तो 5th शेड्यूल क्या कह रहा है? इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 5वीं अनुसूची हमारी क्या कह रही है? इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान। मतलब जो हमारे क्षेत्र होंगे, ट्राइबल एरियाज, क्या बोल रहे हैं उसको? ट्राइबल एरियाज। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये देखो, एडमिनिस्ट्रेशन टू कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों पर किस तरीके का प्रशासन होगा, नियंत्रण कौन करेगा, उसके ऊपर इसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है। तो इसके बारे में मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पर जितने भी, ये कौन डिक्लेयर करेगा कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, इसको डिक्लेरेशन करने की पावर किसके पास है? तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट जी के पास है। किसके पास है? प्रेसिडेंट जी के पास। तो हमारी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत की कौन शेड्यूल एरिया है, इसको डिक्लेयर कौन करेगा, इस पर प्रशासन और नियंत्रण कौन करेगा? तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होंगे। किस तरीके का प्रशासन होगा, नियंत्रण कैसे होगा, इसका प्रावधान हमारी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे कौन करेगा, इसको कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, हेड ऑफ द स्टेट करेंगे। अब आगे छठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची में बेटा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं? अब देखो, इसमें भी सेम बात कही है, यहाँ पर भी प्रशासन और प्रबंधन के ही बारे में बात हुई है। यहाँ पर भी प्रशासन कौन करेगा और कैसे चलेंगी, कैसे नियंत्रण होगा। तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। और दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अनुसूचित क्षेत्र थे, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर है हमारे अनुसूचित नहीं, हमारे आदिवासी क्षेत्र। और वो आदिवासी क्षेत्र केवल 4 राज्य, केवल 4 राज्य कौन से होंगे? मिजोरम होगा, मेघालय होगा, असम होगा, त्रिपुरा होगा। कौन से 4 राज्य? ये कौन से 4 राज्य हैं जहां पर कौन सी, ये क्या है? आदिवासी क्षेत्र है। कौन से 4 राज्य में आदिवासी क्षेत्र हैं? मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब देखो, मैंने आपसे बोला अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरियाज, और यहाँ पर बोला आदिवासी। यहाँ पर मैंने बताया आदिवासी। दोनों में रूल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। प्रशासन और नियंत्रण किसके अंतर्गत होगा? प्रेसिडेंट के अंदर। इसको डिक्लेयर कौन करेगा कि यहाँ पे ये आदिवासी क्षेत्र है और ये शेड्यूल्ड एरिया है? तो कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। अब इस पर थोड़ा सा ये मैं आप लोगों को बता दी, तो इसको याद कैसे करोगे? भाई 4 ही राज्य तो हैं, आदिवासी क्षेत्र कौन से हैं? केवल 4 ही राज्य तो हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो इसको कैसे याद करोगे? देखो, कुछ बच्चे इसे ट्रिक से याद करते हैं, मैं भी आपको ट्रिक ही बता देती हूँ एक। देखो, MATM, ये क्या है? ये हमारी छोटी सी ट्रिक है। अब आप सोच रहे हो MATM, इसमें शॉर्ट ही तो एक अक्षर उठा के मैम ने लिख दिया। नहीं, मैं और तुम, मैं और तुम कैसे याद करोगे भाई? या तो आप इसे मेघालय से याद कर लो, या फिर आप इसे मिजोरम से याद कर लो। मिजोरम मेघालय, मिजोरम मेघालय, असम त्रिपुरा, असम त्रिपुरा, असम त्रिपुरा। भाई देखो, उसमें मणिपुर बिल्कुल नहीं है। कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार आपको ये बात सेंटेंस को रिपीट कर रही हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, मणिपुर का यूज नहीं है। तो इस M को मनी मत समझ लेना,
मनी बिल्कुल मत समझना, यहाँ पर मिजोरम और मेघालय की बात हो रही है, तो कैसे होगी ये? मैं और तुम, टीएम। भाई हम लोग व्हाट्सएप पे शॉर्ट मैसेज टाइप करते हैं तो कहते नहीं है तुम और तुम कैसे हो, तो सीधे सीधे TUM लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, TM लिख देते हैं। तो वैसे याद कर लेना, मैं और तुम, बाबू सोना में तो वैसे भी मैं और तुम बहुत चलता है, मैं तुम मैं तुम मैं तुम, है ना, तो उससे याद कर लेना। मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। याद रहेगी इतनी सी बात? याद रहेगी? अब इसको जरा स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, तो मैं आपको 7वीं अनुसूची को भी समझा दूं, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं बहुत पीछे, तो हम लोग को आना पड़ेगा लेवल पे। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक, सॉरी। अब डिस्कस करते हैं हमारे 7th शेड्यूल के बारे में। हमारे 7th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? ठीक है, चलो 7th शेड्यूल, हमारा 7th शेड्यूल में शक्तियों का विभाजन है, उसको मैं लिखूंगी कल, जैसे मैंने 4th को समझाया था कल, लिखा मैंने आज है, वैसे ही मैं 7th को समझाऊंगी आज, लिखूंगी कल, ठीक है। उसके साथ ही 8, 9, 10th और 11, 12, कल अभी हमारे 4 शेड्यूल और बच्चे हैं, तो मुझे 7th आज कंप्लीट करना ही करना है आपके लिए, है ना। तो 7th शेड्यूल में ये है क्या, शक्तियों का विभाजन। मैंने आपको स्टार्टिंग में फेडरलिज्म वर्ड पढ़ाया था, फेडरलिज्म वर्ड पढ़ाया था, संघात्मक। बस अब यहाँ पर उसी की बात हल्का सा थोड़ा सा झलक दिखेगी, क्योंकि शक्तियों का विभाजन मैंने बताया था दो स्तर पे हमारा देश चलता है, एक राज्य और केंद्र के स्तर पे, मतलब राज्य सरकार और यूनियन यानी केंद्र की सरकार, दो स्तर पे चलता है हमारा देश, ठीक है। तो उसी का बात अब यहाँ पर होगी। देखो हमारी जो शक्तियों का विभाजन हुआ है 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में जो हमारी शक्तियों का विभाजन हुआ है वो 3 सूचियों में हुआ है। किसमें हुआ है बेटा? 3 सूचियों में हुआ है। हमारे जो शक्तियों का विभाजन हुआ है वो 3 शेड्यूल में, सॉरी 3 सूचियों में हुआ है। अब वो 3 सूची कौन सी हैं? पहली सूची की बात करें तो वो यूनियन हो गई भाई, संघ सूची। क्या हो गई बेटा? संघ सूची। दूसरा अगर हम बात करें, मैं यहां लिख देती हूं शायद आप लोग को दिखे ना, तो दूसरी क्या है? स्टेट, राज्य सूची, राज्य सूची, ठीक है। अब तीसरी की बात करें हम, तीसरी की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो तीसरी सूची कौन सी है? कॉन्क्यूरेंट, यानी कि समवर्ती सूची। कौन सी है? समवर्ती सूची। शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? 3 सूचियों में किया गया है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। आप समझते हैं मैम ये क्या बात कर रही है? देखो यूनियन यानी संघ, स्टेट यानी राज्य, थर्ड इज कंकरेंट समवर्ती सूची। संघ मतलब ये जो यूनियन लिस्ट है इस पर नियम कानून, संघ सूची। संघ सूची का मतलब ये हो गया बेटा यूनियन मिनिस्टर की लिस्ट, मैंने कल आपको बताई थी, शपथ वाले, उसमें केंद्रीय मंत्री यानी सेंट्रल। कौन बताया था? सेंट्रल बताया था मैंने कल आपको, वही है। तो यूनियन जो जितने भी यूनियन रिलेशन मतलब यूनियन संघ सूची, संघ सूची का मतलब ये जो संघ के विषय होंगे इस पर कानून कौन बनाएगा। मैंने आपसे बोला यूनियन लिस्ट पर कानून कौन बनाएगा, यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाएगा भाई? तो इसका आंसर क्या दोगे आप? संघ की सूची। अभी मैं एग्जांपल लूंगी, टेंशन मत लेना कि मैम किस विषय की बात कर रही है। कौन से ऐसे विषय होंगे जिन पर जो है हमारी यूनियन काम करेगी, यानी संघ काम करेगा, संघ कानून बनाएगा। संघ सूची कौन सी होंगी? जिस पर हमारी केंद्र मतलब गवर्नमेंट, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कानून बनाएगी। क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी।
और मैंने आपको गवर्नमेंट के 3 अंग बताए थे, राइट। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा अंग, विधायी अंग कौन सा है गवर्नमेंट का? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का विधायी अंग कौन सा है भाई? पार्लियामेंट था, संसद, बताया था। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का विधायी अंग कौन सा है? संसद है। लेजिस्लेटिव अंग कौन सा है? संसद है, पार्लियामेंट है। तो संघ की सूची पर कानून कौन बनाएगी, कौन लेजिस्लेटर बनाएगी? तो पार्लियामेंट बनाएगी। कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। संघ के विषय जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे डिफेंस हो गया, कौन हो गया? डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, ठीक। एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। डिफेंस जैसे लिस्ट होती है बेटा, कुछ कानून ऐसे होते हैं, कुछ जो है कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मैं क्या कह रही हूं? मैं ये कह रही हूं कि हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। कौन सी शक्तियों का? हमारी गवर्नमेंट की शक्तियों का विभाजन किया गया है। 2 स्तर पर हमारी देश चलता है, फेडरलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, संघात्मक प्रणाली पे। किस पे चलता है बेटा? संघात्मक प्रणाली पे। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल में किसकी सरकार है और हमारे राज्य पे कौन कौन शासन कर रहा है? इन दोनों पर क्या चलती है? हमारा देश चलता है। वैसे ही जब शक्तियों का विभाजन किया गया तो 3 लिस्ट में विभाजन किया गया। पहला यूनियन, दूसरा स्टेट, तीसरा समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट। 3 सूचियों में इसका विभाजन किया गया। तो यूनियन, जो भी हमारे यूनियन संघ सूची के जितने भी विषय होंगे, इसके अंतर्गत कानून कौन बनाएगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का विधायी अंग क्या है? पार्लियामेंट है, संसद है। क्या है? पार्लियामेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का विधायी अंग क्या है? पार्लियामेंट है। क्या है? लेजिस्लेटिव, यानी विधायी मतलब लेजिस्लेटिव तो कौन है? पार्लियामेंट है। तो संघ सूची के विषय डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, और भी बहुत से विषय हैं। अब देखो कौन कौन से विषय हैं, इसके बारे में जानेंगे तो हम बाद में। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, मैं पूरी पूरी लिस्ट आपको बना के दूंगी। इस बात की चिंता ही मत करना कि कौन से विषय ऐसे हैं जिस पर हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो वो तो बाद में समझेंगे, पहले समझेंगे कितने हैं। तो देखो, जब हमारे मूल संविधान को अपनाया जा रहा था या फिर जब अपना लिया गया तो उसमें क्या थे, कितने विषय थे? तो उसका आंसर क्या होगा भाई? कितने थे? 97 थे। कितने विषय थे जिसपे हमारा संघ सरकार यानी संघ सूची, कितने विषय थे संघ सूची के अंदर? 97 थे। उस पर कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का विधायी अंग कौन है? पार्लियामेंट है। सेंट्रल, इतना समझो आप, संघ सूची के विषय में कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इतनी बात समझ में आई? तो 97 थे, 97 थे। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। आज प्रेजेंट में कितने हैं भाई? 100 विषय हैं। प्रेजेंट में 100 विषय हैं। डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, और ना जाने कितने ऐसे कानून हैं, इतने ऐसे काम हैं, ऐसी सूचियां हैं जिन पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। समझ में आई? पुराने कितने थे? 97। प्रेजेंट में कितने हैं? 100। पुराने कितने थे? 97। प्रेजेंट में कितने हैं? 100। समझ आई इतनी बात? संघ के विषय पे कानून कौन बनाएगा? हमारी गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। उसका विधायी अंग कौन सा है? पार्लियामेंट है। लेजिस्लेटिव अंग कौन सा है? लेजिस्लेटिव पार्ट कौन सा है? पार्लियामेंट है। अब आगे डिस्कस करते हैं। इतनी बात समझ में आई? इससे जरा स्क्रीनशॉट लेना, अभी पूछूंगी ना मैं। ठीक है, ले लिया आपने। अब आगे डिस्कस करते हैं। यूनियन लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट लिस्ट। आज मैम से गलती बहुत हो रही है कि मैम आज ना थोड़ा सा नींद में पढ़ा रही है, तो गलती बहुत हो रही है आज। तो स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, राज्य सूची
अब इस पर बात करते हैं। राज्य सूची के बेटा जितने भी विषय होते हैं, राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बनाता है? यानी जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो हमारे राज्य में, हम लोग किस राज्य में रहते हैं? पहली बात तो यही होगी, यूपी में रहते हैं। मैं तो भाई यूपी से हूँ, आप लोग का पता नहीं, आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते, तो मुझे पता कैसे? एटलीस्ट अपने स्टेट का नाम तो कमेंट में दो कि मैम मैं इस स्टेट से हूँ, या यहाँ से बिलोंग करता हूँ, या यहाँ से बिलोंग करती हूँ। डोमिसाइल तो अपना बताओ एटलीस्ट, मैम जाने तो कौन से क्षेत्र के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे भी अच्छा लगे जान के कि हाँ इतने सारे लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगे। तो बताना कि किस स्टेट से हो। तो अब बात करते हैं, मैं यूपी से हूँ, ठीक है, यूपी स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पर चलती है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ठीक है। तो अब बात करते हैं, क्या हो गया? ये राज्य हो गया, ठीक। अब इस पर विषय कौन बनाएगा, सॉरी इस पर कानून कौन बनाएगा? इस पर कानून बनाएगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। कौन बनाएगी? राज्य सरकार। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट का विधायी अंग कौन सा होगा? इसका भी तो होगा, इसका भी तो विधायी अंग है। तो इसका विधायी अंग कौन सा होगा बेटा? स्टेट लेजिस्लेटिव। भाई राज्य की भी तो सभा होती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव जिसको कहते हैं, राज्य का विधायी अंग कौन सा है? स्टेट लेजिस्लेटिव। तो क्या बोलते हैं उसको? राज्य विधायिका, सॉरी राज्य विधायिका, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव। इस पे कानून कौन बनाएगा? हमारी हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव कानून बनाएगी। हमारे राज्य के विषय पे कानून कौन बनाएगा? तो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव बनाएगी। अब बात करते हैं कि राज्य के विषय कौन से हैं। देखो जब हमारे देश में भर्तियां आती हैं, ठीक है, तो केंद्र सरकार भर्ती लाती है, केंद्र सरकार लाती है। जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं उसी राज्य की सरकार तो हम लोगों के लिए वैकेंसी लेके आती है गवर्नमेंट जॉब्स की, वही तो लाती है। तो जैसे हो गई पुलिस, देखो जैसे दरोगा भर्ती अभी तक पता नहीं है कि कब आनी है। भाई जिसकी एज हो अप्लाई जरूर करना है, एटलीस्ट कम से कम पता तो चले कि पेपर का पैटर्न कैसा है। अगर आपकी तैयारी नहीं भी थी, यू शुड अप्लाई, करना चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे हो गए भाई, हम बात करेंगे यूपी पुलिस की। भाई हम यूपी में रह रहे हैं तो यूपी पुलिस की बात करेंगे। तुम लोग अब मध्य प्रदेश में रहते हो तो मध्य प्रदेश की बात करो, उत्तराखंड में रहते हो उत्तराखंड की बात करो, जिस स्टेट से हो उसका बताना मुझे। तो हमारे स्टेट की सूची में कौन कौन से विषय होते हैं? तो पहला तो मैंने बताया यूपी पुलिस हो गया। और जो हमारी नगर पंचायत होती है, म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ये भी किसके अंतर्गत आती हैं? ये भी हमारे राज्य के अंतर्गत आती है। राज्य सूची का विषय है, किसका विषय है? राज्य। इस पे कानून चुनाव कौन कराएगा? हमारी राज्य की सरकार कराएगी। कौन कराएगा? राज्य की सरकार कराएगी। तो हम क्या बताएं? राज्य पंचायत, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी, चलो लिख देते हैं म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी हो गई, पुलिस हो गया, ये पंचायत का हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज। इस पर कानून कौन बनाएगा? इन विषयों पे कानून कौन बनाएगा? हमारी राज्य की सरकार बनाएगी। बात समझ आ रही है तुम लोगों को? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा है। बेटा धीरे धीरे आएगा, वीडियो को रिपीट कर करके जब आप देखोगे 2-3 बार ना, तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग राज्य विषय की बात करते हैं, आई थॉट मैं बहुत तेज चल रही थी तो मैं धीरे चलती हूँ। तो जब हमारे राज्य के विषय के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे राज्य के जो विषय हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, और वो राज्य के विषय कौन से होंगे। जैसे हमारी पुलिस हो गई, पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, ये क्या है? हमारे राज्य के विषय हैं, ठीक है। पुलिस हम क्या कहते हैं? भाई हम यूपी पुलिस, यूपी के हैं। मेरी भर्ती कहाँ आई है? यूपी आई है, मैं यूपी कांस्टेबल में भर्ती हो गया हूँ, मैं यूपी का एसआई बन गया हूँ, ऐसे ही तो बताते हैं, ठीक है। तो इस इतनी सी बात को समझो। बड़ा पता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी आधी जनरेशन को तो पता ही नहीं कि हर स्टेट की अलग अलग अपनी वैकेंसी, अपनी सूचियां होती हैं जिस पर वो काम करती है, ठीक है। अपनी पंचायतें होती है जैसे काम होते हैं, ठीक है। अपनी म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं जिन पर उनका अधिकार होता है। तो उस पर अधिकार किसका होता है? हमारे राज्य की गवर्नमेंट का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग ये बताते हैं कि हमारे जब विषय, हम लोग के जो विषय थे वो कितने थे।
61 विषय थे बेटा। कितने थे? सॉरी 66 थे। कितने विषय थे हमारे? 66 थे, जिस पर हमारी हमारी राज्य काम करती थी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम करती थी। कितने विषय पे? 66 पे। और अभी कितने हैं? 61 है। 61 61 विषय हैं जिन पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। कितने हैं? 61। इस सब जगह के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि मैं यूपी से हूं तो मेरे लिए लागू हो रहा है, या मेरे यहाँ की सरकार के लिए लागू हो रहा है। ये सारे स्टेट्स के लिए लागू हो रहा है। 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स के लिए लागू होता है। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। स्टेट लिस्ट समझ में आई? इसका जरा स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब बात करते हैं समवर्ती सूची। पहली बात तो ये जानते हैं समवर्ती सूची है क्या। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, ये समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि राज्य और स्टेट दोनों के जो विषय हैं, कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे विषय जिन पर हमारी राज्य सरकार भी कानून बनाएगी, जिस पर हमारी केंद्र की सरकार भी कानून बनाएगी। समझ आई बात? कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये हो गया जिस पर हमारी राज्य भी कानून बना सकती है, जिस पर हमारी सेंट्रल भी कानून बनाती है। लेकिन 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 अब यहां पर पॉइंट ये है, वेट वेट वेट, अब यहां पर पॉइंट ये है कि कंकरेंट लिस्ट में जब राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं तो क्या कानूनों में क्लैश नहीं होगा? है ना, ये भी तो है। समवर्ती सूची का सीधा सा मतलब ये है कुछ ऐसे कानून जिस पे कुछ ऐसे विषय जिस पर हमारी केंद्र भी कानून बनाएगी और राज्य भी कानून बनाएगी। क्या करेगी? केंद्र भी बनाएगी, राज्य भी बनाएगा, मतलब दोनों बनाएंगे। ठीक है, अब जब दोनों में क्लैश होगा, तो मान किसकी रखा जाएगी? भाई दोनों ने कानून बना दिया एक विषय पे, अब उस पर क्या हो रहा है? क्लैश हो गया। अब जब क्लैश हो ही गया है तो उस पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? हमारे केंद्र की सरकार को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? भाई बड़ी तो वही है, तो केंद्र की सरकार को दी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? केंद्र की सरकार की चलेगी। तो समवर्ती सूची का मतलब ये हो गया बेटा कि स्टेट और सेंट्रल ये दोनों कानून बनाएंगे, स्टेट और सेंट्रल। ठीक है, अब जब दोनों में क्लैश हो जाएगा तो मानी किसकी जाती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? प्राथमिकता किसके कानून को दी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को दी जाती है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे कानून हैं जिस पर हमारी समवर्ती सूची में जो आते हैं। कौन से हैं ऐसे विषय जो हमारी समवर्ती सूची में आते हैं? जैसे बात करते हैं एडुकेशन। किसकी बेटा? एडुकेशन हो गया एक। ठीक है, एडुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया। ये सब किसके विषय हैं? ये हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं। किसके विषय हैं बेटा? ये हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं जिन पर कानून कौन बनाएगी? हमारी स्टेट और सेंटर दोनों बनाएंगी। कंकरेंट लिस्ट का मतलब समझ में आया कि कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? समवर्ती सूची वो होती है जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों मिलके कानून बनाते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया। ठीक है, इन सब पे, इन विषयों पे कानून कौन बनाता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कितने विषय थे और कितने विषय बचे हैं। कितने विषय थे और कितने विषय बचे हैं? तो थे तो 47, लेकिन हो गए हैं 52। ऑलमोस्ट आपने देखा कि 100 तो यूनियन संघ में 97 थे तो 100 हो गए। मैंने यही तो बताया, यूनियन संघ की लिस्ट में जब 97 थे तो 100 हो गए, लेकिन स्टेट में क्या हुआ था? घट गए थे।
स्टेट में क्या हुआ था, घट गए थे, 66 थे 61 हो गए थे। अब समवर्ती सूची में कहा गया कि 47 थे और 52 हो गए, बढ़ गए। 47 थे और 52 बढ़ गए। तो अभी इतना याद करो कि 47 विषय थे और 52 हो गए हैं, जिस पर हमारी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें एक बात और है जो आपको समझनी है। रेसिडुअरी पावर, एक वर्ड आता है अवशिष्ट शक्तियां, एक वर्ड है ये भी, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां। अब इसका क्या मतलब होता है, अब इसका क्या मतलब है, अवशिष्ट शक्तियों को क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा यूनियन यानी संघ सूची, स्टेट कंकरेंट, इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं आते, इन तीनों सूचियों में जो विषय नहीं आते हैं और उस पर कानून हमारा कौन बनाएगा, वो पावर, वो रेजिडुअरी पावर किसके पास होगी? कॉमन सेंस है, आई थॉट तुम लोग आंसर दे ही लोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे तो बताना है, मैं बताती हूँ। तो रेजिडुअरी पावर का बेटा मतलब ये है जो इन तीनों में यानी संघ, स्टेट, संघ, राज्य और समवर्ती, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट में जो विषय नहीं आते हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, उसकी पावर किसके पास है? उसकी पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो विषय इन तीनों में नहीं आते हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। मैम ने आप लोगों से क्या बोला? रेजिडुअरी पावर किसके पास है? जो इन तीनों सूचियों के अंतर्गत जो विषय नहीं आते हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? उन पर कानून कौन बनाएगा? तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट मतलब कि विधायी अंग, पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव अंग कौन सा है हमारी गवर्नमेंट का? पार्लियामेंट यानी कि संसद। ठीक है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन, ठीक, पुलिस, एजुकेशन हो गया, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, और एक दे दिया जाए कोई भी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, तो पूछ लिया जाए कि इनमें से रेजिडुअरी पावर किसके पास, इसमें से रेजिडुअरी पावर के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? रेजिडुअरी पावर के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तो आंसर क्या दोगे? नन ऑफ द अबव। मतलब इन सबका तो जिक्र मैंने कर ही दिया है कि पुलिस के विषय किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के। ठीक है, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, ये हो गया हमारी संघ सूची के अंतर्गत। कंकरेंट लिस्ट में मैंने बताया एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, न जाने क्या क्या। ठीक है, 97 विषय संघ में हो गए, 61 किसमें थे? राज्य में थे। 61 किसमें थे? राज्य में थे। जो अब प्रेजेंट में है वो 61 ही तो है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में मैंने कितने बताए? अभी प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में कितने हैं? 52 है। कितने हैं भैया? 52 है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, जो इन तीनों लिस्टों में नहीं है उसको, उसकी पावर किसे दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, जिसे कहा गया अवशिष्ट शक्ति यानी रेजिडुअरी पावर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं, मैंने अभी आपको एक चीज पर बड़ा जोर दिया था, समवर्ती सूची पे। मैंने आपसे कहा था कि समवर्ती सूची में 42 विषय थे, 52 हो गए। सॉरी 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 सॉरी, वही मैं देख रही हूँ। हाँ, 47 विषय थे और 52 हो गए। क्या थे? 47 विषय थे और 52 हो गए हैं। किसमें? हमारी समवर्ती सूची में। किसमें हो गए हैं? समवर्ती सूची में। ठीक है, तो ये जो थे ये कहां से बढ़ गए? ये कहां से बढ़े? इसको बढ़ाया गया हमारी राज्य सूची से।
राज्य 61 थे ना भाई, 66 से 61 कर दिए गए, 66 से 61 कर दिए गए, तो यहाँ से 5 उठा के डाल दिए गए इसमें, यहाँ से 5 उठा के क्या किए गए, इसमें डाले गए समवर्ती सूची में। किसमें डाले गए हैं, समवर्ती सूची में। वो कब हुआ था, मैंने आपको एक संशोधन पढ़ाया था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया था। मैंने आपको एक अमेंडमेंट एक्ट बताया था, जो कौन सा था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। वो कौन सा एक्ट था, जब हमारे संविधान में 42वीं बार संशोधन किया जा रहा था 1976 में, तब ही हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड को डालने के साथ साथ ये भी किया गया कि स्टेट के पास जितने भी विषय हैं उनमें से 5 विषय उठा करके समवर्ती सूची में डालेंगे। वो 5 विषय कौन कौन से हैं बेटा, वो 5 विषय कौन कौन से हैं, तो उन 5 विषयों के बारे में बात करते हैं। पहला तो हो गया वन, ठीक, वन हो गया, ठीक है। वन के बाद आ गया हमारे जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका संरक्षण। क्या हो गया, पशु पक्षी, उनका संरक्षण हो गया। फिर हो गया शिक्षा, क्या हो गया, शिक्षा। शिक्षा पे मैंने बताया ना, शिक्षा पे कानून कौन बनाएगा, शिक्षा पे मैंने बताया ना, शिक्षा पे कानून कौन बनाएगा, समवर्ती सूची पे बनेगी, स्टेट या केंद्र की सरकार बनाएगी, स्टेट या केंद्र की सरकार बनाएगी। तो पहला क्या हुआ, शिक्षा, दूसरा हुआ वन, तीसरा हुआ हमारा फॉरेस्ट, सॉरी, तीसरा हुआ हमारा पशु पक्षी यानी जानवरों का संरक्षण। क्या हुआ, जानवरों का संरक्षण। और उसके बाद में आता है हमारा, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जितने भी कोर्टों का संगठन होगा, जिले में होते हैं ना भाई कोर्ट, हर जिले में एक सिविल कोर्ट होता है, जहां पर जाकर हम अपने केसेस लेके जाते हैं, वहां पर भी तो एक कोर्ट होता है, कचहरी होती है। तो उस पर भी कानून कौन बनाएगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन कौन करेगा, हमारी समवर्ती सूची यानी स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों करेगी। क्या करेगी, स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों करेगी। और लास्ट बचा वेट एंड मेजरमेंट। कौन सा बना बेटा, वेट एंड मेजरमेंट। समवर्ती सूची के 5 विषय जो डाले गए हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत, वन हो गया, शिक्षा हो गया, जानवरों का संरक्षण हो गया, और अभी मैंने बताया वेट एंड मेजरमेंट हो गया। वेट एंड मेजरमेंट समझते हो ना, वजन, इकाई, वजन वगैरह जब हम लोग करते हैं तो उसके भी लिए कानून कौन बनाएगी, स्टेट एंड गवर्नमेंट मिलके बनाएगी। वेट एंड मेजरमेंट। उसके बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो भी हमारे संगठन होंगे हमारे राज्यों में कोर्टों के, उसके बारे में भी कानून कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, हमारी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके बनाएगी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो अभी आज मैंने आपको समझा पूरा दिया है, कल मैं रिवीजन लूंगी और इस रिवीजन के तहत मैं आपको 7 शेड्यूल के बारे में लिखा भी दूंगी, और लिखाने के साथ साथ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। कल मैं आपको लिखवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी। अभी मैंने एक बात बताई, कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया, हमारे समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़ दिए गए, जो कि किसमें थे, स्टेट में थे। किसमें थे, स्टेट में थे, राज्य सूची में थे, उठा करके किसमें कर दिए गए, संवर्तित सूची में कर दिए गए, किसमें, संवर्तित स्थानांतरित कर दिए गए। तो कितने हो गए प्रेजेंट में, 52 विषय हो गए, जिन पर कानून कौन बनाएगा, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।